हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेज़रमेंट की। किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। जनरली आपके जो मेज़रमेंट्स हैं दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक इकोनॉमिक मेज़रमेंट होते हैं, दूसरा सोशल मेज़रमेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक मेज़रमेंट की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक मेज़रमेंट कौन से होते हैं? वो मेज़रमेंट्स जो स्केयर रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज़ करने की बात करते हैं। और स्केयर रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज़ करके किन चीज़ों को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। पहले आउटपुट को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, इनकम को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव करने की बात करते हैं। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए। यानी कि जो लोग ज़्यादा पहले प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे वो अब ऑक्यूपेशन के लिए सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स की तरफ मूव करें। दूसरा है सोशल मेज़रमेंट्स। सोशल मेज़रमेंट्स कौन से होते हैं? जो किसी भी कंट्री में सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। और जो मेज़रमेंट्स ये दिखाते हैं कि सोशल स्टेटस क्या है लोगों का, और जो उस देश में रह रहे हैं, जो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो सोशल मेज़रमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि हाई लेवल ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आप की लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ हो। फिर आप कह सकते हैं कि आपके इनकम वेल्थ बढ़े, लेकिन केवल बढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हो, तो आपको एक सोशल जस्टिस कायम करने के लिए इक्वालिटी लाना पड़ेगा इनकम में। लोगों का जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और उसको सेव करने के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं वो करें। पीपल कैसे हों लोग वहाँ पर कि हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफर करते हों, कॉन्शियस हों कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो स्मॉल साइज़ फैमिली को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग, यानी लोग माइग्रेट करने लगते हैं। कहाँ? रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेट या मूव करेंगे लोग? क्योंकि वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिमांड करते हैं। नेशनल, अब हम कुछ मेज़रमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन मेज़रमेंट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं चाहे वो सोशल मेज़रमेंट्स हैं, तो जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं। पहला आपका जो मेज़रमेंट है इस कड़ी में वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एज अ मेज़रमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिस्ट बहुत सारे इस बात के पक्ष में रहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यदि मेज़र करना है तो हमें नेशनल इनकम को ध्यान में रखना होगा। और यदि किसी कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ रही है, यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी इनकम लगातार बढ़ रही है, तो आप कहते हैं कि आपकी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है। नेशनल इनकम बढ़ने का क्या मतलब है कि टोटल आउटपुट आपके यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा हो, इनकम इंक्रीज़ हो रही हो। किन की इनकम? बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि उस कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं। और ये इनकम या आउटपुट कैसे प्राइसेस पर बढ़ रहा हो? कांस्टेंट प्राइसेस पर, यानी कि प्राइसेस में चेंज ना हो रहा हो। इनकम में चेंज केवल किस चीज़ के चेंज के कारण हो? आउटपुट में चेंज होने के कारण हो। यानी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो और प्राइसेस स्टेबल रहे तो आपकी इनकम बढ़े। ऐसे में आप कहेंगे कि देश में नेशनल इनकम बढ़ रही है। अब नेशनल इनकम को एक इम्पॉर्टेंट मेज़रमेंट माना गया है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के थ्रू शुरू से ही, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में देखने को मिलते हैं तो वहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी देखने को मिलते हैं। पहले हम क्या बात कहते हैं कि नेशनल इनकम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं जो उसके फेवर में है, कि नेशनल इनकम किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इससे किसी देश की प्रोग्रेस का पता चलता है, किसी देश के प्रोडक्शन के लेवल के बढ़ने का पता चलता है। और आप कह सकते हैं कि इसके साथ ही जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उस
इकनॉमी में लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा और पर कैपिटल इनकम की भी पूरी उम्मीद होगी कि नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होने के साथ साथ पर कैपिटल इनकम में भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल इनकम के अगेंस्ट दिए जाते हैं कि नेशनल इनकम से खाली आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते, उसको अप्रोप्रिएट मेज़र नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन कैसे चीज़ों के प्रोडक्शन से बढ़ रही है, आप बॉम्ब बना रहे हैं, वार गुड्स बना रहे हैं, तो ऐसे में आप नहीं कह सकते कि लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा कि नेशनल इनकम तो आपकी बढ़ जाएगी लेकिन खाली नेशनल इनकम से इकोनॉमिक वेलफेयर को मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगी और लोगों के पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तीसरा क्या प्रॉब्लम आती है कि नेशनल इनकम तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन आप उसकी सोशल कॉस्ट नहीं मेज़र करते। यानी कि मान लीजिए किसी कंट्री में नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है, जिसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप नहीं कह सकते कि वहाँ के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका वेलफेयर बढ़ रहा है या वो डेवलप कर रहे हैं। फिर जो हमें नेशनल इनकम को मेज़र करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये क्या है कि डाटा बहुत स्कैंटली अवेलेबल है। डाटा आप एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि जो आपको के सामने आंकड़े उपलब्ध होते हैं कि ये आपके ठीक आंकड़े आपको मिल गए हैं, क्योंकि देश के अभी भी इंडिया की यदि हम बात करें तो बहुत से हिस्से ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो रूरल और बैकवर्ड हैं, जहाँ पर बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों के एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ खरीदी जाती है। तो ऐसे में आप इकोनॉमिकली मेज़र नहीं कर सकते कि कितने रुपीज़ की इनकम जनरेट वहाँ हो रही है या कितने रुपीज़ का वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। नेशनल इनकम को काउंट करने में वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर दूसरा जो मेज़र है वो है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम को भी हम डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मेज़र मान सकते हैं। दो तरीके से आपके पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। पहले तो बात है कि पर कैपिटल इनकम होता क्या है। पर कैपिटल इनकम क्या होता है? जब आप टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पर कैपिटल इनकम मिलती है। तो पर कैपिटल इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी हम कह सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन पर कैपिटल इनकम दो तरीके से जो कैलकुलेट हो रही है वो करंट प्राइजेस पर हो रही है और बेस प्राइजेस पर हो रही है। करंट प्राइजेस पर या मॉनेटरी पर कैपिटल इनकम आप जिसको कह देते हैं वो क्या है कि नेशनल इनकम आप देखेंगे लेकिन कैसे प्राइजेस पर? करंट प्राइजेस पर, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो नेशनल इनकम आपने करंट प्राइजेस पर देखी, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो आपकी इनकम बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा हो लेकिन प्राइजेस बढ़ रहे हों और उन प्राइजेस के बढ़ने के कारण आपकी मॉनेटरी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही हो। तो ऐसे में जब केवल प्राइजेस या इन्फ्लेशन के कारण आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो रही है। तो हमें ऐसे में क्या ज़रूरत है कि हमारी जो मॉनेटरी पर कैपिटल इनकम है उसकी बजाय हम किस चीज़ पर फोकस करें? जो बेस ईयर प्राइसेस पर मेज़र की जाती है। बेस ईयर प्राइसेस पर मेज़र की जाने वाली पर कैपिटल इनकम कौन सी है? रियल पर कैपिटल इनकम। तो रियल पर कैपिटल इनकम को कैसे मेज़र किया जाता है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। कोई एक बेस ईयर ले लिया जाता है और उसी ईयर के प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल इनकम को उन्हीं प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या फ़र्क आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है वो कांस्टेंट प्राइसेस पर इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है किस चीज़ में इंक्रीज़ होने के कारण? प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होने के कारण, ना कि प्राइजेज़ में इंक्रीज़ होने के कारण, क्योंकि प्राइजेज़ कांस्टेंट है। तो ऐसे में जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वो एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो रियल पर कैपिटल इनकम आपका कैसा इंडिकेटर है? बेटर इंडेक्स है, बेटर इंडिकेटर है। जो कब इंक्रीज़ होगा? जब आपका क्यू इंक्रीज़ हो रहा है। क्यू मतलब क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपके प्राइजेस कांस्टेंट हैं।
और ऐसे इनकम के मेज़र को हम कैसा कहते हैं, एक बेटर मेज़र कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यूजेस जो हम कहते हैं कि रियल पर कैपिटल इनकम में हमें देखने को मिलते हैं क्या क्या है? एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि हमें रियल पर कैपिटल इनकम से क्या पता चल पाएगा कि कितना मटेरियल वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है। मान लीजिए कि हमारी जो कंट्री के रियल पर कैपिटल इनकम थी वो 50,000 थी पहले, जो 2009 में बढ़कर 1 लाख हो गई। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि आपका ऑन एन एवरेज एक कंट्रीमैन इंजॉय कर सकता है, क्या इंजॉय कर सकता है? ट्वाइस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि 50,000 के पहले आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, अब आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है जिसकी वैल्यू 1 लाख हो गई है। तो आपके गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट कितना हो गया? दुगना हो गया है, पहले से उनकी वैल्यू दुगनी हो गई है। फिर कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये ऐसा इंडेक्स है जिससे आप दो डिफरेंट कंट्रीज़, दो डिफरेंट रीजन्स के डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, और जहाँ पर भी रियल पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप रीजन कहलाएगा, और जहाँ पर कम होंगी वहाँ पर आप कहते हैं कि वो रीजन या वो कंट्री कंपैरेटिवली कम डेवलप है। जब हम बात कर रहे थे रियल पर कैपिटल इनकम और मॉनेटरी पर कैपिटल इनकम की, तो हमने 2 प्राइजेस की बात की थी, करंट प्राइजेस और एक कांस्टेंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस कौन से होते हैं? वो प्राइजेस जो उस ईयर में वस्तुओं के होते हैं उनको हम करंट प्राइजेस कहते हैं। कांस्टेंट प्राइजेस कौन से प्राइजेस होते हैं? गुड्स और सर्विसेज के वो प्राइजेस जो किसी बेस ईयर में चल रहे थे। बेस ईयर क्या है? एक रेफरेंस ईयर होता है जिसको हम बेस बनाकर आने वाले टाइम में चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म आपके यहाँ आती है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स ये देखता है कि करंट ईयर में कितने परसेंटेज चेंज आ गया है, किस चीज़ में? प्राइजेस में। करंट ईयर में कितने परसेंट आपके प्राइसेस बदल गए हैं, किस चीज़ के कंपैरिजन में? बेस ईयर के प्राइसेस के कंपैरिजन में। तो जब बेस ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के प्राइसेस से कंपेयर किया जाता है तो आप कहते हैं कि इतने परसेंट चेंजेस आ गए हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं आप? प्राइस इंडेक्स से, उसे हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब हमने बात की कि हम नेशनल इनकम से भी मेज़र कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, पर कैपिटल इनकम से भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन पर कैपिटल इनकम जहाँ पर एक बेटर मेज़रमेंट माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने का, वहीं पर उसमें कुछ ना कुछ खामियां भी हैं। किस तरह की खामियां एग्जिस्ट करती हैं? पहली चीज़, इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? नेशनल इनकम को जब आप डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, चाहे वो कांस्टेंट प्राइसेस पर हो चाहे वो करंट प्राइसेस पर हो। रियल पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट प्राइसेस पर जब आप नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रियल पर कैपिटल इनकम आ जाती है। लेकिन उसमें हम ये तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के हिस्से ऑन एन एवरेज इतनी इनकम आती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जो इनकम है जो हर एक व्यक्ति के हिस्से ऑन एन एवरेज आनी चाहिए, क्या वो वास्तव में आ रही है या इक्विटेबली आपकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम है और कुछ लोगों के हाथ में कम इनकम है। तो इग्नोर करता है किस चीज़ को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। दूसरी चीज़, इग्नोर करता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस की बात करें, यानी कि यहाँ पर जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट ट्रांजैक्शंस को ही लेकर चलते हैं, यानी वो गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रही हैं और मार्केट में बाय और सेल हो रही हैं। जो गुड्स मार्केट में बाय और सेल नहीं होती वो चीज़ें इसमें इग्नोर कर दी जाती हैं। जैसे हाउसवाइफ के कंट्रीब्यूशन की बात करें यदि हम, तो हाउसवाइफ बहुत सारी सर्विसेज हाउस में प्रोवाइड करती है, लेकिन उन चीज़ों की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। जबकि यदि आप वही सारी सर्विसेज के लिए किसी बंदे को अपॉइंट करते तो आपको उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ते जो कि नेशनल इनकम का हिस्सा होता। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आपका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग होता है।
हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग कैसे होता है कि फूड्स और क्लोथ्स की बात करें, यदि वो प्रोडक्ट्स आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसके कारण आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों का भला हो रहा है। इसके ठीक विपरीत यदि आपके यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे आर्म्स, एम्यूनेशंस और बॉम्ब्स की बात करें या लिकर की बात करें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इंक्लूजन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज, एक सेम चीज़ को एक तरीके से रिपीट किया गया है कि जो प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं जैसे सिगरेट है या लिकर है, वो पर कैपिटल इनकम को तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टिल लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आप इन चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों के प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, याद कीजिए हम पहले बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन हम सोशल कॉस्ट को नहीं काउंट कर पाते। तो जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो सकता है, उसको भी हमें काउंट करने की ज़रूरत है, जो कि नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम को काउंट करते हुए काउंट नहीं किया जाता कैलकुलेट करते हुए। तो ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ने से, इनकम बढ़ने से यदि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं माना जा सकता। सिग्निफिकेंस ऑफ लेज़र, अब लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट लगातार एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं और लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक इंसान के काम करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो लेज़र को प्रेफर करता है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन हम लेज़र को भूल जाते हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। लोग लेज़र को भी उतना ही प्रेफर करते हैं अपने वेलफेयर के लिए जितना कि इनकम को, और इनकम के मेजर्स लेज़र को इग्नोर करते हैं। वेरियस इश्यूज़ हैं जो इनकम के मेज़र में अनटच्ड रह जाते हैं। पर कैपिटल इनकम में केवल हम इकोनॉमिक मेज़र की बात कर रहे हैं, जबकि हम सोशल, ह्यूमन, एथिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सोसाइटी को इग्नोर कर दिया है। हमने ये नहीं देखा है कि जो चीज़ों के बढ़ने से पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, क्या वो चीज़ें ठीक हैं, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो अब हमें इस सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या सजेशंस हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए? पहली चीज़ है कि आपको पर कैपिटल इनकम जो लेवल बढ़ रहा है पर कैपिटल इनकम का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप केवल पर कैपिटल इनकम की बात ना करें बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान दें। दूसरा कि हमें लेज़र को भी जो लोग एंजॉय करते हैं, जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कहा जा सकता है, जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, उसको भी नेशनल इनकम में उस लेज़र की वैल्यू को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए एक बेटर इंडिकेटर के लिए। फिर हमें एनवायरनमेंट फ्रंट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चीज़ों के प्रोडक्शन में जो कि हो रहा है, जो सोशल कॉस्ट आ रही है आपके प्रोडक्शन के कारण सोसाइटी को बियर करनी पड़ रही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको इनकम को कैलकुलेट करते हुए इसे ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन की वैल्यू को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हाउसवाइफ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल इनकम के लिए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि यदि वही काम अगर वो नहीं करेंगी और आप बाहर से किसी को हायर करेंगे तो उसके लिए भी आपको अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में हमें नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन को, जो कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो मार्केटेड हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए। थैंक यू।